Hello everyone, this is Naman and you are watching Naman Online Study. In this video, we shall discuss about our second chapter which is microbe, friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन होते हैं या दोस्त। इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और वे कैसे दिखाई देते हैं। तो इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम हमारा सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं जो कि है व्हाट आर माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स होते क्या हैं बच्चों? तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर यूनिसेलुलर। माइक्रोब्स आर यूनिसेलुलर। माइक्रोब्स यूनिसेलुलर होते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि यूनिसेलुलर क्या होता है? तो यूनिसेलुलर होता है जिसमें वन सेल हो। जो ऑर्गेनिज्म वन सेल से बना होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या माइक्रोब्स क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। परंतु कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो मल्टीसेलुलर हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि सेल से बने ही नहीं होते। फ्यू आर हैव मल्टीसेलुलर बट फ्यू डू नॉट हैव एनी सेल। तो हम उनके बारे में अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इससे अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि हम माइक्रोब्स को कैसे देख सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है ना। अब आपने माइक्रोब्स तो पढ़ लिया क्या होते हैं, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि माइक्रोब्स को देखते कैसे हैं। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, देखना ही पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, तो हम लेकर आ चुके हैं अपना अगला पार्ट जिसमें हम एक एक्टिविटी को देखेंगे। एक्टिविटी को देखने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल के रेड कलर आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें व उसके साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। एक्टिविटी गिवन इन बुक। आपकी बुक में दे रखी है एक एक्टिविटी, उसको परफॉर्म करते हैं। तो आपको हैंडफुल मिट्टी ले लेनी है। हैंडफुल मिट्टी मतलब एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लेनी है। फ्रॉम अ रिवर, फ्रॉम अ पॉन्ड, फ्रॉम अ लेवर, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ले सकते हो आप। फिर आपको इसके यहाँ पर इसमें रखकर चेक करना है। कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पर रखकर चेक करना है और फिर देखना है कि आपको माइक्रोब दिखेंगे या नहीं। माइक्रोब कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। ये क्या होते हैं? माइक्रोब्स। क्या होते हैं ये? माइक्रोब्स। तो अब हमने बता दिया कि माइक्रोब्स को कैसे देखते हैं। अब इसका नाम क्या है इस चीज का? तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोब्स को देखने वाली है तो इसको शुरू में माइक्रो फिर स्कोप। स्कोप मतलब देखने वाला, माइक्रोस्कोप। तो आप इस नाम से इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल इजी है याद करने में। तो आप इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप। इस साधन के जरिए, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप माइक्रोब्स को देख पाओगे। यू कैन सी माइक्रोब्स बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वे हम उनको कैसे देख सकते हैं। ये हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वे कहाँ रहते हैं। ये भी तो जरूरी है ना, उनकी लोकेशन में कहाँ पर है, उनका घर कौन सा है। हेलो एवरीवन, तो हम हमारा अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स कहाँ पर रहते हैं।
क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं वेयर माइक्रोब्स लिव। तो अब कहाँ पे रहते हैं? दे आर ओमनी प्रेजेंट। क्या है? दे आर ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं कि ओमनी प्रेजेंट होता है एनीवेयर, कहीं पर भी। ये कहाँ पे रहते हैं? कहीं पर भी। ये ऐसी जगह पर भी रह सकते हैं जहां पर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, जैसे वोल्केनो के पास रह सकते हैं ये। क्या मनुष्य वहां पे रह सकता है? नहीं, क्योंकि वे उस वोल्केनो के टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी रह लेते हैं और 50-100 डिग्री सेल्सियस में भी रह लेते हैं। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रह लेते हैं ह्यूमन के मुकाबले। ह्यूमन्स इतना टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया कि माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं। अभी जो 2 मिनट में मैंने आपको बोलकर बताया है कि माइक्रोब्स कहाँ पर रहते हैं, इसी वक्त मेरे मुंह में से बहुत सारे माइक्रोब्स बाहर निकले हैं और अंदर गए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रोब्स कहाँ पर रहते हैं। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं और वे कहाँ पर रहते हैं। अब माइक्रोब्स में भी बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं। आपने सुना होगा कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरल बुखार हो गया, आपने ये सुनी होंगी। तो हम कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने कैटेगरीज, मतलब ये समझ लीजिए कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम लेट्स रीड कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कितनी कैटेगरी के होते हैं बच्चों? माइक्रोब्स आर फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है एल्गी, ALGAE, क्या बन गया? एल्गी। सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड कौन सा है? थर्ड आपका बैक्टीरिया। थर्ड कौन सा आपका? बैक्टीरिया। एक लास्ट का है, कौन सा है लास्ट का? फंगी। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने सर्कल लगाया है, कौन से माइक्रोब्स हैं, किस माइक्रोब्स के टाइप हैं। तो ये किस चीज के हैं? एल्गी के। किसके हैं? एल्गी। अब एल्गी होता क्या है? एल्गी आपने देखा होगा, पानी पर देखा होगा, जो ग्रीन रंग की होती है ऊपर, इसको कहते हैं काई। एल्गा एक ऐसा माइक्रोब है जो अपने साथ माइक्रोब भी है और ये अपना खाना खुद बनाता है। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते ना। वे पौधों पर डिपेंड है, वे पौधों से सब्जियां फ्रूट्स लेंगे तभी वे अपना खाना बना पाएंगे। और पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं। वैसे ही एल्गी एक माइक्रोब है जो पौधों की तरह है, वे अपना खाना खुद से बना लेते हैं। किस प्रोसेस से खाना बनाती है? अपना
फोटोसिंथेसिस, आपने ये पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या होता है कि पौधा सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब जब सूरज होता है तब जमीन में से पानी लेकर, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सनलाइट लेकर अपना खाना बनाता है। इसी को क्या कहते हैं। और एक चीज और लेता है वे क्या लेता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस से लेता है। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये आपके चैप्टर में गिवन है, तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी तक इतना समझे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट जब होती है, सूरज जब होता है, तब पौधे जमीन में से पानी लेकर, एयर में से, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सनलाइट लेकर अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऐसा ही एल्गी माइक्रोब करता है, ये भी अपना खाना खुद बनाता है। एल्गी माइक्रोब के 2 कैटेगरी टाइप, एक है क्लेमिडोमोनस, ये एक एल्गी का टाइप है। एल्गी देख सकते हो किस प्रकार की होती है, एल्गी काय वर्गीय होती, काय वर्गीय। ये है स्पाइरोंगिया होती है। तो ये देख लो पूरी काई है, देखी होगी, बिल्कुल सभी ने देखी होगी। ऐसी तो नहीं देखी है तो कहीं पर किसी टंकी में, मतलब टैंक में देखना कि वहां पे काई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने एक टाइप पढ़ लिया फंगी, एल्गी क्या होती है, एक माइक्रोब्स होती है। माइक्रोब जो अपना खाना खुद बनाती है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि अपना खाना खुद बनाती है। आपकी बुक में ये इसके टाइप दे रखे थे, वे मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसको आपको याद कर लेना है, क्लेमिडोमोनस एंड स्पाइरोंगिया। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम माइक्रोब्स की कैटेगरी का प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन। तो हम हमारा अगला पार्ट प्रोटोजोआ को लेकर आ चुके हैं। अभी तक हमने माइक्रोब्स की कैटेगरी में फंगी के बारे में जाना है। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में नहीं, एल्गा के बारे में जाना है। तो अब हम प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। लेट्स रीड प्रोटोजोआ को हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है एमोइबा। एग्जाम्पल है, ये देख सकते हो एमोइबा है। आपने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये 1 सेल ऑर्गेनिज्म है। मैंने कहा था शुरुआत में कि कुछ माइक्रोब्स 1 सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ सेल के बने ही नहीं होते। और सेकंड है पैरामोन्सी, पैरामीशियम इसका सेकंड एग्जाम्पल है। ये कुछ टाइप में गलत कटिंग हो गई थी, तो सेकंड एग्जाम्पल है पैरामीशियम। आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, तो हमको भी इतना ही लाना पड़ा। तो इसकी फोटो देख सकते हो आप, ये है पैरामीशियम। ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में है, प्रोटोजोआ। ये आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं। यही नहीं, बहुत सारे और भी होते हैं। आपकी बुक में 2 ही दे रखे हैं, तो हमने 2 लगाए हैं। ये फर्स्ट है एमोइबा, ये है पैरामीशियम। तो हमने प्रोटोजोआ को भी कंप्लीट कर लिया, हम एल्गी को भी कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं। हेलो एवरीवन। तो हम अगला पार्ट हमारे चैप्टर 2 का लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी कैटेगरी ऑफ
माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने 2 कैटेगरी को कंप्लीट कर चुके हैं। रिकॉल करो वे कौन कौन सी हैं, जल्दी याद करो। प्रोटोजोआ और एल्गी। तो हम 3rd कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं और टोटल 4 होती हैं। तो लेट्स रीड। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया से हमारी एक एंटीबायोटिक बनी थी। एंटीबायोटिक मतलब क्या होती है, जो डिजीज से लड़ती है। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब लड़ने वाली, बायोटिक मतलब बॉडीज जो लड़ती है डिजीज से। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, तो इसमें एक फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो। कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स के बारे में आप डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ोगे। 8th क्लास की साइंस बुक में इतना ही दे रखा है। तो हेलो एवरीवन, तो इसमें हम माइक्रोब्स की कैटेगरी का लास्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं, जो कि है फंगी या फंजाई। तो इसको रीड करते हैं। लेट्स रीड दिस पार्ट। तो बच्चों, आपको बता दूं कि इसी फंजाई से हमारी 2 एंटीबायोटिक बन पाई हैं। 2 एंटीबायोटिक बन पाई हैं, जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो देख सकते हैं। ये दोनों का फोटो देख सकते हैं, अलग अलग टाइप की हैं ये। इसको तो कहते हैं पेनिसिलियम और इसको कहते हैं एस्परजिलस। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, एस्परजिलस, और इस पूरे को क्या कहते हैं, पेनिसिलियम। इन दोनों से ही क्या बनी है, इन दोनों से पेनिसिलियम से ही क्या बनी है, एंटीबायोटिक। और एस्परजिलस से कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। तो ये याद रखना कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनी है और एस्परजिलस से नहीं बनी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन एंड यू आर वाचिंग नमन ऑनलाइन स्टडी। तो हम इस पार्ट में वायरसेस के बारे में बात करेंगे। तो आपको दिमाग में आया है था कि वायरस भी कुछ होता है। हमने वायरस को उसकी कैटेगरी में क्यों नहीं डाला, तो इसी के बारे में हम आज अब पढ़ने वाले हैं। डज वायरसेस आर माइक्रोब? क्या वायरसेस माइक्रोब्स होते हैं? तो मैंने बताया था कि 4 माइक्रोब्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गा एंड लास्ट है बैक्टीरिया। तो अब आपकी बुक में दे रखा है वायरसेस के बारे में। अब है क्या वायरसेस माइक्रोब्स होते हैं? तो इसका आंसर है पार्टली यस और पार्टली नो। अब पार्टली यस का मतलब क्या है? पार्टली मतलब थोड़ा, मतलब कुछ हैं कुछ नहीं है। क्या वायरस कुछ माइक्रोब हैं, कुछ नहीं है, पार्टली है। अब हमने देखा कि अदर माइक्रोब्स में सेल होती है, बट वायरसेस में सेल नहीं होती, नो सेल। तो वायरसेस में सेल नहीं होती। अब आपके दिमाग में आया होगा कि वायरसेस में सेल नहीं होती तो क्या होता है? तो क्या होता है? उनके
क्या होता है, उनके एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे सेल होती है, और जो हमने कुछ माइक्रोब पढ़े थे, 4 पढ़े थे, उनकी सेल होती है, ह्यूमंस की सेल होती है। अब सेल होती क्या है, पहले ये समझो, हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल। सेल क्या होती है, एक टीनी स्ट्रक्चर डेट मेड एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म को बनाता है उसको क्या कहते हैं, सेल। परंतु वायरसेस में सेल नहीं होती, वे सेल से नहीं बने होते। तो वे किससे बने होते हैं, वे प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, प्रोटीन से बने होते हैं। आपके किताब में दे रखा है कि इस प्रकार का वायरस दे रखा है। अपनी किताब को खोलें कृपया, दे रखा है इसमें ये किसके पैर है ना, पैर, ये किस चीज के बने हैं, ये ऊपर का स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक वायरस है ये। और कुछ मत समझ लेना गाइस इसको, ये क्या है, एक प्रकार का वायरस। सभी वायरस ऐसे ही होती है, सेम टू सेम। ये आउटर लाइन ये क्या होती है, इस हमारे तो सेल होती है, और इनकी वायरस की क्या होती है, प्रोटीन। अब यहाँ पे एक क्या होता है, एक न्यूक्लियर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर। वे हम इसमें पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि माइक्रो वायरसेस के सेल नहीं होती, प्रोटीन होता है। अब वे हमको इन्फेक्ट कैसे करते हैं, हमको बीमार कैसे बनाते हैं या करते हैं, तो उसको समझने वाले हैं। ये मानो ये एक वायरस है, ठीक है। ये आउटर लाइन इसकी सेल, हमारी सेल होती है, इसकी क्या होती है, याद करो जल्दी। अब मैंने बताया था क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर भी एक पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। और इसके यहाँ पर एक रोप्स टाइप की कुछ चीज होती है, ठीक है। आप जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको पता चलेगा। अब समझते हैं कि रिएक्ट कैसे हमारे साथ हमको इन्फेक्ट कैसे करती है। जैसे ये मानो ये हमारी सेल है, इसके अंदर भी हमारा क्या है, न्यूक्लियर। तो मानो ये वायरस है, ड्राइंग पे मत जाना। ये मानो सेल है, यहाँ पर इसने हमारे जब ये सेल पर बाहर बैठेगा, हमको पता तो नहीं चलेगा कब बैठ गया, तो ये हमारे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तब ये हमारी स्किन पर बैठेगा तो हमारी सेल में एक अपना डीएनए भेजेगा। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है इसका वो होता है हिस्सा भेजेगा, हिस्सा समझ लो आप। इस क्या होता है, हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा भेजेगा जिससे ये हमारी सेल को इन्फेक्ट कर सके। तो ये धीरे धीरे हमारी इसके अंदर आ जाएगा। हमारी ये न्यूक्लियर होता है ना, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, परंतु वायरस के सामने ये टिकने नहीं वाला। फिर ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, फिर इसके अंदर के आकर भी ये हमारे न्यूक्लियर के साथ चिपक जाएगा, जिससे ये हमारे न्यूक्लियर को अपने कंट्रोल में कर लेगा और हमारा न्यूक्लियर इसके आदेश अनुसार चलेगा, ऐसा समझ ले। या हमारी बॉडी इसके अनुसार ही बहुत सारे क्या प्रोड्यूस करेगी, वायरसेस प्रोड्यूस करेगी अपने बॉडी में। ये वायरस ने हमारी सेल को कंट्रोल कर लिया, तो अब ये अपना काम करेगा भाई। इसका क्यों करेगा, है ना, ठीक बात है ना। तो ये सेल को बिल्कुल पागल करके हम बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, सॉरी।
क्या वायरसेस माइक्रोब्स होते हैं? तो इसका आंसर है थोड़े बहुत। ठीक, थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं। थोड़े बहुत ऐसे नहीं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ नहीं है। कुछ माना जाता है, कुछ नहीं माना जाता। इसमें सेल नहीं होती तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन मतलब ये आउटर स्ट्रक्चर हमारे सेल होती है, इसके क्या होता है? प्रोटीन। ये सभी और माइक्रोब से डिफरेंट है बिल्कुल, और हर एक वायरस सेम टू सेम मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। हेलो एवरीवन, तो हम इस पार्ट में फ्रेंडली माइक्रोब्स लेकर आए हैं। तो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं और वे हमारे किस किस काम में आते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमको कुछ लाभ दें। लाभ मतलब कुछ लाभ, प्रॉफिट हो, जिससे बेनिफिट हो। तो देखते हैं किस चीज का बेनिफिट होता है हमें। कर्ड फॉर्मेशन। अब ये तो सभी को पता होगा कि कर्ड किससे बनती है। कर्ड किससे बनती है बच्चों? किस बैक्टीरिया से बनती है? पता है? नहीं पता। ये तो पता है कर्ड बैक्टीरिया से बनती है। ये तो नहीं पता कि कौन सी बैक्टीरिया से बनती है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे बनती है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। तो इसको बनने के प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले आपके पास ये गिलास है, इसमें दूध है। चलो मान लिया दूध है। दूध में क्या होता है? लैक्टोज। दूध में क्या होता है बच्चों? मैं लिख कर बता देता हूँ। क्या होता है दूध में? लैक्टोज। लैक्टोज होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया है ना, लैक्टोबैसिलस, इस लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब तोड़ेगा, ठीक है। लैक्टोज क्या होती है? एक शुगर होती है मिल्क में, लैक्टोज, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस लैक्टोज को तोड़ेगा तो एक एसिड बनेगा। तो उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? उस बैक्टीरिया को कहा जाता है बच्चों लैक्टिक एसिड। एक एसिड बनता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने से। वो ब्रेक डाउन कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोज कहाँ पे होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। लैक्टोज कहाँ पे होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है। और ब्रेक करने के बाद कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड ही हमारी कर्ड को बनाता है। ये लैक्टिक एसिड सबसे पहले हमारा बटर बनाएगा। बटर मतलब ऊपर जो लेयर होती है ना बटर की, घी की, उसको बनाएगा। और नीचे क्या होती है? दही। वो फिर दही को बनाएगा। तो इस प्रकार कर्ड फॉर्मेशन होता है। अगर आपको समझ में आ गया, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि कर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे आपके पास दूध है, दूध में एक शुगर होती है, इसको क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिससे कर्ड बनती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये इस लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या बनेगा? एक लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड ही क्या बनाता है? हमारा मक्खन, जिसको क्लैरिफाइड बटर कहते हैं, और कर्ड बनाता है। तो एक फायदा हमने देख लिया कि यह कर्ड बनाने के काम में आता है। अब सेकंड देखते हैं, ब्रेड फॉर्मेशन। आपने ब्रेड तो खाई होगी। कैसी होती है ब्रेड? उनमें कुछ छेद होते हैं। अब ब्रेड कैसे बनती है? ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा लेना है।
उस आटे को क्या कहते हैं? FLOUR, फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा। उस आटे में आपको क्या करना है? आपको उस आटे में यीस्ट पाउडर को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? उस आटे में आपको यीस्ट पाउडर को ऐड कर देना है। फिर देखना कि आपका जो आटा है वे फूल जाएगा ब्रेड की तरह, उसमें कुछ पोर्स बन जाएंगे। जब वे फूल जाएगा तो उसके अंदर कौन सी गैस होगी? CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फूलने के बाद ही क्या बनता है? ब्रेड बनती है। तो आपको पता नहीं था, आप सिर्फ खाते जा रहे थे। आपको जानना चाहिए था ना कैसे ब्रेड बनती है। तो इस चैप्टर में हमने को जान लिया कि ब्रेड कैसे बनती है। अब आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, दुकान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि ये हमारे कर्ड फॉर्मेशन और ब्रेड फॉर्मेशन के काम आता है। इसी तरह यह बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाने के भी काम आते हैं। क्या? माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिलस ने माइक्रोब्स। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस पार्ट में इतना ही। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में भी हम, इस पार्ट में भी हम माइक्रोब्स के फ्रेंडली वे को देखने वाले हैं कि वे हमारे दोस्त कैसे होते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने फ्रेंडली वे को देखा कि माइक्रोब हमारे दोस्त कैसे होते हैं, कि वे हमें कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेड फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो अब भी हम उसके फ्रेंडली वे को देखने वाले हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब, कमर्शियल प्रोडक्शन में क्या क्या है? एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल। एल्कोहल किस बैक्टीरिया से बनता है? मैंने बताया ना कि ये भी फ्रेंडली वे, मैं फ्रेंडली वे बता रहा हूँ कि ये हमारे और कैसे, किस प्रकार से दोस्त हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वे कर्ड फॉर्मेशन और ब्रेड फॉर्मेशन में हमारे दोस्त हैं, और उसी तरह अब हम भी इसमें हमारे फिर से देखेंगे कि ये और किस प्रकार से हमारे दोस्त हैं, मतलब फ्रेंड हैं। कौन? माइक्रोब्स। कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन में एल्कोहल। एल्कोहल किससे बनती है? एल्कोहल यीस्ट से बनती है। आप इसको बना सकते हैं। आपकी बुक में दे रखा है कि फर्मेंटेशन के बारे में दे रखा है कि शुगर को अल्कोहल में बदलने को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब हमने अल्कोहल देख लिया, किससे बनता है? यीस्ट से। यीस्ट क्या है? एक फंगी क्या है? एक यीस्ट फंगी। आपसे कई बार पूछा जा सकता है। अब क्या आएगा? अब विनेगर क्या होता है? चाइनीज फूड में आपने देखा होगा सिरका। चाइनीज फूड में तो होता ही होता है। आप अचार में डालते हैं उसको बैक्टीरिया से बचाने के लिए, कि बैक्टीरिया उसको खराब ना कर दें। ठीक है, इस प्रकार से हम यीस्ट को उसमें यूज करते हैं। अल्कोहल के भी यूज है। अल्कोहल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और कई लोग इसको कंजप्शन के लिए भी यूज करते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एक्टिक एसिड। अब एक और है, कौन सा है? एक। अब हमने पढ़ लिया अल्कोहल के बारे में, विनेगर के बारे में। अब है सिट्रिक एसिड। तो ये सभी किस से बनते हैं?
ये सभी किससे बनते हैं? माइक्रोब से बनते हैं। अल्कोहल भी माइक्रोब से बनती है, विनेगर भी माइक्रोब से बनते हैं, विनेगर से का सिट्रिक एसिड भी। अब है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का भी एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। तो ये आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक का विकास किसने किया, एंटीबायोटिक की खोज किसने की। ठीक है, तो अब लिखते हैं एंटीबायोटिक सबसे पहले किससे खोज हुई? सबसे पहले किससे खोज हुई एंटीबायोटिक? पहले पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम तो पेनिसिलियम से क्या बनता है? मैं बता रहा था कि पेनिसिलियम क्या बनता है। पेनिसिलियम हमें बता रहा था कि पेनिसिलियम होता क्या है। पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम एक फंगी है। क्या है? एक फंगी। इससे कौन सी एंटीबायोटिक बनी है? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम फंगी था, उससे कौन सी एंटीबायोटिक बनी है? जब एंटीबायोटिक क्या होती है? जब भी हमारे सर में दर्द होता है या किसी प्रकार की कुछ बीमारी होती है तो हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। आपको याद रखना है। और सेकंड कौन सी है? स्ट्रेप्टोक्लिक। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया से क्या बनी है? एक एंटीबायोटिक बनी है। स्ट्रेप्टोक्लिक क्या है? एंटीबायोटिक, सेकंड एंटीबायोटिक है। और ये किसने खोज की इसकी? ये हमारे अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अब ये खोज कैसे हुई? एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिस पे वे एक्सपेरिमेंट करते थे उस प्लेट को वहीं पर छोड़ गए। तो उसने 2-3 दिन के बाद आकर देखा तो उसको दिखा कि उसमें कुछ ग्रीन रंग के कुछ उग गया है। ग्रीन रंग का कुछ उग गया है जिससे वहां के सभी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स मर गए। तो उस समय तो उनको पता नहीं था कि वे क्या था। तो उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद पता किया कि यह फंगी से हुआ। फंगी ने एक गैस छोड़ी थी जिससे सभी माइक्रोब्स मर गए थे। इसी प्रकार एंटीबायोटिक की खोज हुई। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि हम और किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो ला सकते हैं। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में भी हम माइक्रोब्स के फ्रेंडली वे को लेकर आए हैं। अब इस वीडियो में हम फ्रेंडली वे क्या डिस्कस करेंगे? वैक्सीनेशन। आप सोच रहे होंगे वैक्सीनेशन कैसे फ्रेंडली वे है? यस, ये एक फ्रेंडली वे है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में वीक माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैक्सीन जब इंजेक्शन लगता है तो उस इंजेक्शन में क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, जिससे माइक्रोब्स कैसे होते हैं? बिल्कुल वीक होते हैं, जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ज़्यादा।
तो हमारी बॉडी उसको सहन कर सकती है, लड़ सकती है। तो हमारी बॉडी को माइक्रोब वीक वायरसेस इंट्रोड्यूस करना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबॉडीज मतलब जो बीमारी से लड़ते हैं वे होते हैं, उनको वे स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है? वीक वायरसेस उन एंटीबायोटिक की एक प्रकार से प्रैक्टिस बना कर देते हैं कि जब भी कोई डिसीज आएगी तो उससे कैसे लड़ना है। तो वैक्सीनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यह भी एक फ्रेंडली वे है, क्योंकि इसमें भी हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में इतना ही एवरीवन। तो इसमें हम हमारा अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं। इस पार्ट में भी हम माइक्रोब के फ्रेंडली वे को देखेंगे कि वे हमारे किस तरह से काम आते हैं और हमारे किस तरह दोस्त हैं। हमने पिछले पार्टों में भी इनके फ्रेंडली वे को देखा था, तो इसी पार्ट में भी हम उनके फ्रेंडली वे को देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोब्स इन इन्वायरमेंट। तो अब इस पार्ट में हम माइक्रोब इन्वायरमेंट में किस तरह हेल्पफुल हैं हम वे समझेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम है। ये सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सोयल फर्टिलिटी। और डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर होते हैं जो मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज क्या होता है? बिल्कुल सड़ा देना, बिल्कुल खत्म कर देना। परंतु ये प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, आपको ये जानना चाहिए। ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सोयल फर्टिलिटी के लिए कैसे हेल्पफुल है। सोयल फर्टिलिटी के लिए 2 बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे तो 3 बैक्टीरिया आपकी बुक में दिए हुए हैं, इससे बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। अब ये क्या करता है? ये पौधों को क्या करता है? ये नाइट्रोजन देता है, मतलब सोयल को नाइट्रोजन देता है, जिससे सोयल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मिल गई तो उसकी सोयल फर्टिलिटी बढ़ गई। और एक और बैक्टीरिया है जो है, एक और बैक्टीरिया कौन सा है? सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करता है? ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सल्फर। ये सोइल को सल्फर प्रोवाइड करता है। जब नाइट्रोजन और सल्फर होंगी तो तभी सोइल की फर्टिलिटी बढ़ पाएगी। इसके अलावा एक और माइक्रोब होता है जो हमने पढ़ा है, एल्गा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो हमारे लिए जीने के लिए बहुत एसेंशियल है। तो इस प्रकार देखा कि हम ये सोइल फर्टिलिटी के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं डिकम्पोज के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। डिकम्पोजर ये किसी मटेरियल को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं हम? बैक्टीरिया ही नहीं हो सकते, बहुत सारे और माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगी हो सकता है, ये बहुत एल्गी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए काम आते हैं, और जो डिकम्पोज करते हैं उन माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक माइक्रोब्स। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक माइक्रोब्स। तो इस वीडियो में जाना कि ये हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हैं।
और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। हमने अभी तक इनके लाभ को देखा, अब हम इनके हानि को देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम हमारा अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं जिसमें हम पैथोजेंस के बारे में जानेंगे। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो होते हैं जिन माइक्रोब्स की वजह से हमको बीमारियां लगती हैं। अब ये बीमारियां हम तक पहुंचती कैसे हैं? ये भी सवाल है ना, एक सवाल है ना। तो इनको ये कैरियर्स की हेल्प से पहुंचती हैं बीमारियां हम तक। कैरियर मतलब मक्खी, मॉस्किटो, इनकी वजह से हमारे तक बीमारियां पहुंचती हैं। और ये कैरियर होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? वेक्टर्स। क्या कहते हैं हम? आप इनको कैरियर भी कह सकते हैं और वेक्टर्स भी कह सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि पैथोजेंस क्या होते हैं, जिन माइक्रोब्स की वजह से हमको बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां हम तक कैसे पहुंचती है? कैरियर की मदद से। और कैरियर को हम और क्या बोल सकते हैं? वेक्टर्स की मदद से। तो इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि डिसीज कितनी प्रकार की होती हैं। डिसीज हैव टू टाइप। डिसीज की कितनी टाइप होती हैं? टू टाइप। फर्स्ट है कम्युनिकेबल एंड सेकंड है कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल। कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल। अब इस कम्युनिकेबल में क्या आएगा? कम्युनिकेबल किससे होती हैं? कम्युनिकेबल का मतलब होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली बीमारियों को हम कौन सी डिसीज बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। वही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वे होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। तो इनका एग्जाम्पल देखिए। अब कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल देखिए। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपकी बुक में एक मॉस्किटो दे रखा है, फीमेल मॉस्किटो। उसका क्या नाम है? फीमेल एनोफ्लीज। एनोफ्लीज कहते हैं। एनोफ्लीज ये एक मॉस्किटो है। इसकी वजह से कौन सा बीमारी होती है? कौन सी कम्युनिकेबल बीमारी होती है? डेंगू। बहुत खतरनाक बीमारी होती है डेंगू। अब ये होती कैसे है? ये फीमेल एनोप्लेस है ना, ये बिल्कुल साफ पानी में बैठता है। बैठता मतलब ऊपर बैठता है पानी के। आपने देखा होगा ये मच्छर पानी पर ऊपर बैठते हैं। इसी प्रकार ये बिल्कुल साफ पानी पर बैठता है। कुछ और मच्छर बिल्कुल किसी प्रकार के पानी में बैठ जाते हैं, परंतु ये फीमेल एनोफ्लेस केवल साफ पानी पर ही बैठती है। तो इसको समझने से देखो, इसको समझाने से तो देखो, हमने बताया कि फीमेल एनोप्लेस कहाँ पे बैठती है? बिल्कुल साफ पानी पर। ये क्या है? एक मॉस्किटो है। तो ये मॉस्किटो है तो ये साफ पानी पर बैठी है। चलो मान लिया बैठी है। अब पानी में ही एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। चलो प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोआ है। तो अब ये क्या करेगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये फीमेल एनोप्लेस के अंदर चला जाएगा। तो फीमेल एनोप्लेस को कुछ होएगा? कुछ नहीं होएगा। अब ये फीमेल एनोप्लेस मॉस्किटो उड़कर हमारे पास आ गई, हमको काटने लगी, तो ये प्लाज्मोडियम हमारे सेल में चला जाएगा, जिससे हमको डेंगू बीमारी होती है। तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या है? एक पैथोजन है, इसकी वजह से हमको बीमारी होती है। और एक फीमेल एनोप्लेस क्या है? कैरियर है, या फिर एक आप कह सकते हैं इसको वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर का काम भी करती है, वेक्टर कह सकते हैं। वही हमने समझ लिया कम्युनिकेबल डिसीज। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या है? जो आपकी बीमारी आपके अंदर लगती है, मतलब शरीर के अंदर होती हैं, जैसे एसिडिटी कोई माइक्रोब फैलाता है? नहीं, ये अपने आप हमारे अंदर होती हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। हेलो एवरीवन, तो इस पार्ट में हम कुछ डिसीज लाए हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं, कुछ ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीज। तो पढ़ते हैं ह्यूमन डिसीज हैं, सभी दिख रही है आपको, ये सारी ह्यूमन डिसीजेज हैं। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, इसको क्या कहते हैं हम? टीबी। ये किससे होती है? कौन से माइक्रोब से होती है? बैक्टीरिया से, आपको ये याद कर लेना है। और कैसे होती है? किसके द्वारा? बैक्टीरिया से होती है और एयर से होती है, एयर से होती है ट्रांसमिशन। अब इससे बचा कैसे जाए? प्रिवेंटिव मेजर्स। जर्नल कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो आपका पेशेंट है जिसके टीबी हुआ है या ट्यूबरक्लोसिस है, उसको एक अलग रूम में रख। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। जो भी उस पेशेंट के क्या है? पर्सनल बिलोंगिंग, मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार, कुछ चाचा, कुछ भी हो सकता है, उसको उनसे दूर रखें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एज, और समय समय पर वैक्सीन करवाते रहें। तो ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर से बचने के तरीके। मिसल्स को क्या कहते हैं? खसरा। आपने नाम सुना होगा खसरा। ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से है। और कैसे होता है? एयर से होता है। ये भी एयर से होता है। इसके भी प्रिवेंटिव ऐसी हैं, प्रिवेंटिव। चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स क्या होता है? माता निकल आई, कहते हैं ना, माता निकल आई, तो उसको क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। ये किससे होता है? वायरस से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? वायरस से होता है। और ये किससे कांटेक्ट से होता है? एयर के कांटेक्ट से, एयर से होता है। इसके लिए भी यही रूल है। पोलियो को पोलियो ही कहते हैं। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। कैसे होता है? एयर से और वाटर से। आपको ये याद रखना है। क्लोरा क्या होता है? क्लोरा एक टाइप की ह्यूमन डिसीज है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। क्लोरा को हम क्या कहते हैं? हेजा सुना होगा, हेजा हो। क्लोरा किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और कैसे होती है? फूड और वाटर से। हम कभी गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, या बिना हाथ धोए ही खाना खा लेते हैं, उससे क्लोरा होती है। इससे बचने के लिए तरीके। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। अपने हाथ
हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। हाँ, सैनिटरी हैबिट्स मतलब कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, पका हुआ खाना खाना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, वैक्सीनेशन एंड गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो ये थे इसके कुछ प्रिवेंटिव। अब टाइफाइड ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे? बैक्टीरिया से। और ये किससे होता है? वाटर से। तो इसके भी प्रिवेंटिव सेम है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए को हेपेटाइटिस ए ही कैसे कहते हैं? ये वायरस से होता है और ये पानी से होता है, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं। तो इससे बचने के लिए तरीके: ड्रिंक बॉइल्ड वाटर वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, हमें गर्म पानी पीना चाहिए व वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लास्ट टाइम मलेरिया। अब मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक माइक्रोब होता है। आपने पढ़ा है 4 टाइप: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गा, प्रोटोजोआ। तो ये किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट, हमको मॉस्किटो से होता है तो हमको मच्छरदानी लगानी चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, और हमें स्प्रे छिड़कनी चाहिए और हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं हो, जिससे मच्छर पानी पर बैठें और अपनी ब्रीडिंग को बढ़ाएं। अब हम कुछ देखते हैं प्लांट डिसीज। सीट्रस क्रैंकर ये एक नींबू की बीमारी है। नींबू में होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप घर पर नींबू लाते हैं तो उस पे छोटे छोटे ब्लैक रंग के तिनके होते हैं। तिनके समझ लो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, ठीक है। वे किससे वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और किससे होते हैं? एयर से होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट। अब आपने देखा होगा कि गेहूं के पत्ते होते हैं ना, जो वो बिल्कुल चूरा बन जाता है, उनका चूरा बन जाता है, रस्ट बन जाता है। किसी वजह से बनता है? फंगी की वजह से। और किससे? अगर सीड खराब होगा या फिर क्या होगा? एयर से होती है ये रस्ट ऑफ व्हीट। येलो बीन, मोसिक ऑफ भिंडी, इसको हम ओकरा भी कहते हैं। तो ये किससे होती है? वायरस से। और वायरस से ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? इंसेक्ट से। वायरस होते हैं, इंसेक्ट से होती है। तो अब हमने देखा कुछ डिसीज, ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीज। तो अगले पार्ट में हम फूड प्रिजर्वेशन को देखेंगे। हेलो एवरीवन, तो इस पार्ट में हम हमारा फूड प्रिजर्वेशन एंड पॉइजनिंग को लेकर आ चुके हैं। तो हम इस पार्ट में फूड प्रिजर्वेशन एंड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड दिस पार्ट। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को बचाना। किससे? पॉइजनिंग से। अब पॉइजनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप कुछ भी चीज रख देते हैं, वे खराब हो जाती है। तो उसी को खराब होने से बचाने के लिए हम कुछ प्रिजर्वेशन यूज करते हैं। उन प्रिजर्वेशन को हम अभी देखेंगे। और फूड पॉइजनिंग से और क्या होता है कि हमें डिसीज होते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। पॉइजनिंग क्या होता है? फूड का दूषित होना।
फूड का दूषित होना। तो चलो देखते हैं कुछ प्रिजर्वेशन। हम इसको साल्ट के माध्यम से रोक सकते हैं। बाय साल्ट से कैसे रोक सकते हैं? आपने देखा होगा टमरीन क्या होती है? इमली। जब हम ये जैसे मान लो इमली, जब हम इसको बिना नमक लगाए रख देते हैं तो ये बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए हमको इस पर साल्ट लगाना पड़ता है। एक प्रिजर्वेशन यह हो गया कि हम साल्ट से दूषित होने को रोक सकते हैं। और दूसरा है, इसमें हम कच्चा आम पर भी साल्ट लगाकर रखते हैं जिससे वे खराब नहीं होता है। अब दूसरा है शुगर का क्या यूज होता है? आपने जैम खाए होंगे, जिन्होंने जैम खाए हैं वे कमेंट में बताना। अब जैम में कुछ शुगर होती, मतलब चीनी होती है, वही माइक्रोब को दूषित होने से माइक्रोब को जैम्स को दूषित करने से बचाती है। अगर वे उसमें शुगर नहीं होगी तो माइक्रोब उसको बिल्कुल दूषित कर देंगे। इस प्रकार हम शुगर से कर सकते हैं। बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल मतलब तेल, विनेगर मतलब जो चाइनीज फूड में डलता है सिरका। ठीक है, तो हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं? आपने देखा होगा कि तेल तो अचार में भी होता है, पिकल्स में होता है ना, पिकल अचार में होता है। अचार में तेल क्यों डालते हैं? आपने कभी सोचा? नहीं। तो आज बता दें कि अचार में तेल इसलिए डाला जाता है कि उसको दूषित होने से रोका जाए। तो और विनेगर भी अचार में हम डालते हैं। विनेगर भी हम अचार में डालते हैं। तो एक मेथड ये हो गया। हमने 3 मेथड पढ़ लिए, बाय साल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर। अब हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट मतलब गर्म एंड कोल्ड मतलब ठंडा। ट्रीटमेंट मतलब कुछ करना, ट्रीटमेंट उनके साथ करना। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर पर दूध फट जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि दुकानों पर दूध थैलियों में आता है, तो ये फटता क्यों नहीं है? ये भी कारण है ना, क्यों नहीं फटता? इसका कारण जानते हैं। उस दूध को इस तरह पैक किया जाता है कि ये फटे नहीं। तो किस तरह पैक किया जाता है? उस दूध को 15-20 सेकंड 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। फिर उसको एकदम ठंडा कर दिया जाता है और उसको बाद में थैली में पैक किया जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? पेस्टोराइजेशन को क्या कहते हैं? पेस्टोराइजेशन। ठीक है, तो दूध को 70 डिग्री पर गर्म करके एकदम चिल्ड कर देना, मतलब बहुत ठंडा कर देना। लगभग कितना हो सकता है? 1 डिग्री तो नहीं, लगभग ठंडा ही कर दे, चिल कर देना, बिल्कुल ठंडा। और एकदम उसको थैली में पैक कर दिया जाता है जिससे दूध फटता नहीं और लंबे समय तक चलता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फूड प्रिजर्वेशन और पॉइजनिंग क्या है, और उसके प्रिजर्वेशन हमने देख लिए। अगले पार्ट में हम नाइट्रोजन साइकिल को लेकर आएंगे। हेलो एवरीवन, तो इस पार्ट में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से लेकर जमीन में मिलाना। तो ये काम कौन करता है? मानो एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। मानो ये एक पेड़ है, इसके रूट्स में मतलब जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स में क्या होता है? रिजोबियम बैक्टीरिया होता है।
क्या होते हैं, रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सोयल में मिलाता है और उस नाइट्रोजन को प्लांट लेता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो इस प्रकार होती है और एक नेचुरली होती है। नेचुरली मतलब लाइटनिंग के समय, लाइटनिंग मतलब बारिश के समय। बारिश के समय कैसे होती है, जब बारिश आएगी तो एयर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जब बारिश आएगी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगी और क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और वे वायु के साथ नीचे जमीन में मिल जाएंगी, नीचे आकर जमीन में मिल जाएंगी। इस प्रकार यह होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड अब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल, नहीं पता? तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। जैसे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, 90% है, नहीं 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, प्रेजेंट है। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये रिजोबियम बैक्टीरिया है। रिजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, प्लांट्स के रूट में, नोड्यूल्स में। रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर, ये रिजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को लेकर क्या, नाइट्रोजन लेना को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब लेकर क्या करेगा, उसका कंपाउंड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, कंपाउंड्स में चेंज कर देगा। कंपाउंड में। और ये कंपाउंड किसके साथ मिल जाएंगे, सोयल के साथ मिल जाएंगे। वहां से इनको कौन लेगा, प्लांट लेगा। कौन लेगा, अब प्लांट लेगा। प्लांट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लांट लेगा। अब प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल। कौन खाएगा, एनिमल। अब हमने देखा कि प्लांट ने नाइट्रोजन ले ली। अब नाइट्रोजन तो ले ली, अब प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। कौन खाएगा, एनिमल। एनिमल खाने के बाद एनिमल क्या होता है, एनिमल की डेथ होने के बाद माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करते ही वे जिसने एनिमल ने नाइट्रोजन ली थी वे वापस सोयल में मिल जाएगी। तो ये इसे कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिससे नाइट्रोजन सोयल को मिलकर प्लांट को मिलती है और वापस सोयल में चली जाती है। सोयल से ली, सोयल में वापस चली गई। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल के रेड आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए। टिल देन